नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एचपी स्टडी हब में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने इस लॉकडाउन में एक नई सीरीज को शुरू किया है, लॉकडाउन सीरीज, जिसके तहत हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था संधि के बारे में। हमने जाना था कि संधि क्या होती है, संधि के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जाना था और साथ में ही हमने संधि के प्रकार के बारे में जाना था। बात करूं, हमने पढ़ा था कि वर्ण विकार के आधार पर अगर बात कर रहे हैं तो संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा था कि वर्णों में विकार मुख्यतः 3 प्रकार से आता है। वो रहता है स्वर विकार, व्यंजन विकार और विसर्ग विकार। उसी के तहत हमने विकार के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा था। एक स्वर संधि जिसमें कि स्वर विकार रहेगा, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन में विकार आएगा, और विसर्ग संधि में हमने देखा था कि विसर्ग के तहत विकार जो आएगा उसे हम विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। स्वर संधि की बात करूं, जब भी आपके पास प्रथम पद का आखिरी वर्ण स्वर रहेगा, आखिरी पद का प्रथम वर्ण भी स्वर रहेगा और उनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाएगा। ठीक वैसे ही व्यंजन संधि में जब भी आपके पास प्रथम पद का आखिरी वर्ण स्वर रहे, आखिरी पद का प्रथम वर्ण व्यंजन रहे, या फिर प्रथम पद का आखिरी वर्ण व्यंजन रहे और आखिरी पद का प्रथम वर्ण अगर स्वर रहे, या फिर प्रथम और आखिरी दोनों की बात करूं, प्रथम वर्ण का आखिरी जो वर्ण है, प्रथम पद का जो आखिरी वर्ण है वो व्यंजन रहे और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण वो भी व्यंजन रहे, वो भी किस में आएगा, वो भी हमने जाना था कि वो व्यंजन संधि में आएगा। ठीक ऐसे ही जब भी हमारे पास विसर्ग संधि की बात होगी, प्रथम पद का आखिरी वर्ण विसर्ग रहे या फिर साथ में अंतिम पद का प्रथम वर्ण मतलब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर रहे, या फिर प्रथम पद का आखिरी वर्ण विसर्ग रहे और अंतिम पद का प्रथम वर्ण व्यंजन रहे, वो भी हमारे पास विसर्ग संधि में आएगा। विसर्ग संधि के अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था कि क्यों विसर्ग पर जमा विसर्ग मतलब विसर्ग योग विसर्ग या फिर स्वर योग विसर्ग, व्यंजन योग विसर्ग क्यों संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी शब्द की जो शुरुआत है वो कभी भी विसर्ग से नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कभी भी ये संभव नहीं है विसर्ग संधि में कि आपके पास विसर्ग योग विसर्ग आए। चलिए यहां से अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम संधि के प्रकार में जो पहला प्रकार आता है स्वर संधि को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल एचपी स्टडी हब को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के टॉपिक की शुरुआत यहां से करते हैं कि संधि के प्रकार में जो पहला प्रकार आता है स्वर संधि का, उसे हम जानेंगे कि कैसे इसमें वर्णों का मेल रहेगा और किन वर्णों का मेल रहेगा। तो आज के इस टॉपिक की शुरुआत अब होती है यहां से कि स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि को शुरू करें हम, इससे पहले हमें इस बात का, मैं मानता भी हूं कि आपको भी इस बात का ज्ञान होगा कि हिंदी में अगर बात करें तो जो टोटल जो स्वर हैं वो 11 है। तो यहां पर हम 11 स्वरों का योग ही आपस में जोड़ करके देखें तो वो सभी जो उनको मेल कराने के बाद जो हमारे पास विकार उत्पन्न होगा वो हम स्वर संधि में पढ़ेंगे। स्वर संधि आखिर क्या है? जब भी हमारे पास स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर वर्ण से होगा, मतलब 11 जो स्वर है उनमें से किसी का भी किसी के साथ, मतलब जब भी स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होगा जिसके तहत
विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा, वह स्वर संधि कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा, कहलाएगा। अर्थात जब भी आपके पास प्रथम पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होंगे, उन दोनों स्वरों के योग से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम स्वर संधि कहेंगे। अब देखिए, मैंने कहा कि हिंदी बात कर रहे हैं, कुल स्वर 11 हैं। स्वर संधि की बात करूं, ये जो स्वर है अपने आप से भी, कहने का मतलब कि प्रथम पद का आखिरी वर्ण वही स्वर होगा और आखिरी पद का प्रथम वर्ण वही स्वर होगा, वो भी आपस में मिल करके कोई ना कोई विकार पैदा कर सकते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि कोई एक स्वर 11 तरीके से, 11 प्रकार से आपके पास मेल कर सकता है। ठीक वैसे ही 11 के 11 स्वर आपके पास एक अपने आप के साथ और साथ शेष बचे अन्य स्वरों के साथ भी योग कर सकते हैं। तो मतलब स्वर संधि में 121 प्रकार से हमारे पास 121 प्रकार से विकार मतलब बदलाव आ सकता है, 121 प्रकार से विकार उत्पन्न हो सकता है, जोड़ हो सकता है, कर सकते हैं। अब इन्हीं 121 प्रकारों को पढ़ने के लिए हमने स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा है। और वो कौन कौन से प्रकार है, जिस क्रम के अनुसार मैं उन प्रकारों को यहां पर लिखूंगा, संधि के, स्वर संधि के उन भेदों को यहां पर लिखूंगा, आपको वैसे के वैसे ही उन्हें लिखना है, उनको वैसे ही आपको याद रखना है। अगर आपने उनको क्रमानुसार याद नहीं किया, जैसे मैंने पिछले कल कहा कि जब आप संधि का विच्छेद करेंगे तो विच्छेद में आपको सही जो चयन करने में गलती हो सकती है। अर्थात मतलब कि आप जब संधि का विग्रह करेंगे, कोई शब्द ऐसा आ सकता है कि जिसमें आपके पास स्वर संधि 2 प्रकार से हो सकती है, मतलब कि एक शब्द एक या एक से अधिक प्रकार से आपके पास खंडित हो सकता है। ऐसे केस में आपके पास ये हो सकता है कि आप सही उत्तर का चयन करने में गलती कर जाओ। इसीलिए जिस क्रम में यहां पर मैं स्वर संधि के इन प्रकारों को लिखूंगा, आपको इसी क्रम में याद रखना है। स्वर संधि के प्रकार, संधि के भेद, और इन्हीं 5 भेदों में हम 121 प्रकार से जो मैंने कहा कि स्वर आपस में जुड़ सकते हैं, उन्हें हम यहीं पर पढ़ेंगे। पहला जो रहेगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। दूसरा रहेगा गुण स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक। तीसरा रहेगा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो भेद रहेगा स्वर संधि का ही है, ये रहेगा हमारे पास यण स्वर संधि, और जो 5वां और आखिरी जो भेद रहेगा वो हमारे पास रहेगा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। हम एक एक करके स्वर संधि के प्रत्येक भेद के बारे में जानेंगे। इनका विग्रह भी मैं इन्हीं के साथ आपको बताऊंगा और साथ में इन्हें कैसे पहचानना है उसे मैं इन्हीं में आपको बताता चला जाऊंगा। तो पहला जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारे पास दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि
कुछ नहीं होता है। इसके बारे में एक जुमला भी कहा जाता है कि जब जब सजातीय स्वर आपस में जा मिले वो दीर्घ स्वर के रूप में जा खिले। मतलब सजातीय स्वर जब जब आपस में मिले वे दीर्घ स्वर में जाकर के खिले। मैं आपको बताऊं कि जब भी आपके पास यदि ए आ ई उ उ सजातीय सजातीय मतलब कि ए का आ के साथ या आ का अ के साथ या फिर अ का अ के साथ ही सजातीय से यही इस यहां पर मतलब है। सजातीय स्वर के साथ यदि सजातीय स्वर के साथ मेल करे मेल करके विकार उत्पन्न करे और वो जो विकार है वो उसी सजातीय स्वर का एक दीर्घ रूप हो और विकार मेल किए गए स्वरों का अर्थात वो सजातीय है दीर्घ रूप हो तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में आपने वर्ण विचार में पढ़ा होगा। तो ठीक यहां पर प्रश्न अब आपके पास उठता है कि सर आपने अ आ ई और लघु उ और दीर्घ उ तक ही क्यों कहा, री की बात क्यों नहीं की। तो मैं आपको बताना चाहूं कि हिंदी वर्णमाला में हम सिर्फ लघु री की बात करते हैं, दीर्घ री की बात नहीं करते हैं। दीर्घ री संस्कृत भाषा में आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर अगर मैंने बात की है दीर्घ स्वर संधि में हमने उ जो दीर्घ उ तक की ही बात करनी है और कैसे इनका मेल होता है और ये कैसे आपस में जुड़ करके किस ध्वनि की किस दीर्घ स्वर की उत्पत्ति करते हैं, क्या बदलाव लाते हैं, वो आप नोट कीजिएगा। कभी भी अगर आपके पास प्रथम पद का आखिरी वर्ण अ आए और आखिरी पद का प्रथम वर्ण भी अ आए तो वो मिलकर के आपके पास आ विकार के रूप में उत्पन्न होगा। और कभी आपके पास ऐसा आए इस प्रकार का मेल हो जाए तो वो भी आपके पास आ ध्वनि ही देगा। अगर कहीं पर ये आता है तो वो भी आ स्वर के रूप में आ विकार के रूप में ही परिवर्तित होगा और ये भी आपके पास आ स्वर के रूप में परिवर्तित होगा। ठीक, एक उदाहरण लेता हूं इसका कि जैसे मैं बात कर रहा हूं आपके पास दो पद दिए हुए हैं, मत और दूसरा दिया हुआ है अनुसार, मत अनुस्वार। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो प्रथम पद का ऐसे अगर देखें तो हमें लगेगा कि प्रथम पद का आखिरी वर्ण त है, लेकिन देखिए त संपूर्ण व्यंजन है और जब भी कोई व्यंजन होता है उसमें कोई ना कोई स्वर रहता है। तो जब हम त को उच्चारित करते हैं, अगर मैं त की बात करूं तो त व्यंजन में अ का स्वर लगा हुआ है, अर्थात अगर मैं इसको स्वर रहित करूं तो यहां से स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत लगा और हल का जो चिन्ह है इसे हलंत कहते हैं और आगे यहां से स्वर को मैंने निकाल दिया तो ये आएगा। अर्थात त व्यंजन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें अगर त इन दो के योग से बनता है तो अब मुझे बताइए, खुद बताइए कि यहां पर आखिरी वर्ण कौन सा आ रहा है। आखिरी वर्ण हमारे पास अवर्ण आ रहा है। ठीक, यहीं पर हम इसे लिखते हैं, कुछ नहीं करना है। आपने जो आखिरी वर्ण आ रहा है उसको यहां से साइड कर दो और इस त को हलंत में लिखना है। ये दर्शाता है कि जो त है वो हमारे पास स्वर रहित है। ठीक,
दूसरा जो पद है उसका प्रथम वर्ण अ है, उसे भी हमने यहां पर बाहर निकालना है, बाकी वैसे का वैसा रख लिया। अब अ योग अ, देखिए ये स्वर संधि कैसे हुई। प्रथम पद का आखिरी वर्ण भी स्वर है, आखिरी पद का प्रथम वर्ण भी स्वर है। तो मैंने कहा था स्वर संधि में प्रथम पद का आखिरी वर्ण आखिरी पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो तो स्वर संधि में आता है। स्वर संधि में भी ये दीर्घ स्वर संधि का केस इसलिए है क्योंकि दोनों जो है सजातीय स्वर हैं, और सजातीय स्वर जो है यहाँ पर अगर हम परिभाषा को देखें तो दीर्घ रूप होता, दीर्घ रूप लेते हैं, मतलब कि मेल किए गए स्वरों का दीर्घ रूप हो। तो यहाँ पर हमने इसको जाना ये नियम के तहत कि अ और अ का जब योग होगा, मेल होगा, तो ये आ में बदल जाएंगे। अब ठीक यहीं पर एक और बात बताता हूं कि कभी भी आपके पास कोई स्वर रहित व्यंजन लगा हो और उसके ठीक बाद मैं क्या कह रहा हूं कि कभी भी कोई स्वर रहित व्यंजन, मतलब जिसमें से स्वर, जिसके पास स्वर नहीं है, लगा हो, विद्यमान हो, और उसके आगे, ठीक आगे आपके पास कोई स्वर है, तो वो स्वर उस स्वर रहित व्यंजन को अपना स्वर देता है और बदले में यहां पर ये जो स्वर रहित व्यंजन है उसकी मात्रा को रख लेता है, सिवाय अ वर्ण के। अ की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है, यह उदासीन स्वर कहता है। सर ये उदासीन स्वर क्या होता है? उदासीन स्वर के बारे में बस आप इतना जानिए कि ऐसा स्वर जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। ये अवग्रह के रूप में प्रयोग होता है, तो बाकी जितने भी स्वर दिए हुए हैं उनकी मात्रा होती है, और मात्रा के रूप में उन स्वरों का मात्रा उन स्वरों के रूप में उन स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। यहां पर आपके पास आ की मात्रा की बात करूं तो आ की मात्रा ये रहती है, तो ठीक ये अपना स्वर इसे देता ही, कहता है कि मैं तुझे अपना स्वर दे दूंगा, लेकिन तुझे बदले में क्या करना पड़ेगा, तुझे बदले में मेरा कुछ ना कुछ चिन्ह तो रखना पड़ेगा। तो ये कहता है ठीक है, तू मुझे स्वर दे दे और मैं तेरी मात्रा को अपने पास रखता हूं, तो बस यही काम पूरा हो जाता है। इनके दर्द दिलों के कम हो जाते हैं और ये मैं और तुमसे हम हो जाते हैं, और यहाँ पर सीधा बन जाता है मतानुसार। हमने कुछ नहीं किया, जो जैसे का जैसा था उसे वैसे का वैसा लिखा, सिर्फ जहां पर विकार उत्पन्न हो रहा है क्योंकि यहां पर स्वर रहित व्यंजन था, स्वर रहित व्यंजन के ठीक आगे अगर आपके पास स्वर लगा होगा तो वह स्वर उसके साथ लग जाता है, और साथ में मात्रा अगर उस स्वर की है तो मात्रा उस व्यंजन के साथ जुड़ जाती है। ये हमारे पास पहला एक उदाहरण हमने पढ़ा। ठीक ऐसे ही हो सकता है आपके पास कि ई योग ई आए तो ई बनेगा, लघु ई का योग जब दीर्घ ई के साथ हो वो दीर्घ ई हो जाए, दीर्घ ई का योग जब लघु ई के साथ हो जाए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हो सकता है कि प्रथम पद का आखिरी वर्ण दीर्घ ई आए और आखिरी पद का प्रथम वर्ण लघु ई आ जाए। ये भी ई बनाएगा, अगर दोनों तरफ से दीर्घ ई हो तो उसका भी हमारे पास क्या बन जाएगा, दीर्घ ई ही बन जाएगा। ठीक, इसका कोई उदाहरण लें, उदाहरण लेते हैं आपके लिए। प्रथम पद अगर कपि है और दूसरा ईश है तो ये कैसे योग होगा? तो कुछ नहीं करना है, योग बहुत सरल है। यहां पर जो प वर्ण है, वर्ण व्यंजन है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसके साथ लघु ई का स्वर जुड़ा हुआ है, मात्रा के रूप में जुड़ा हुआ है। और याद रखना कि मात्रा कुछ नहीं होती है, किसी स्वर का वो प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो अगर पे की बात कर रहा हूं तो खुद ही बताइए ये किससे बना होगा आपके पास। अगर इससे में ई के स्वर को बाहर निकालो, स्वर लगा हुआ है, और देखिए जब स्वर रहित व्यंजन को लिखते हैं उसके नीचे हलंत लगा लेते हैं तो यहां पर क्या आया हमारे पास, ई। तो मतलब आखिरी प्रथम पद का आखिरी वर्ण क्या है,
ऐसे बाहर से देखे तो हमें लग रहा है कि प है, लेकिन उसके साथ स्वर लगा हुआ है। जैसे स्वर रहित व्यंजन कर दिया तो प्रथम पद का आखिरी वर्ण क्या आया हमारे पास? ई आया। तो ठीक, जो आखिरी पद को साइड में लिख दो, जो बचता है उसे साइड में लिख दो, अलग कर दो। ये हमारे पास ये बना और ई बाहर निकला। अब आखिरी पद का प्रथम वर्ण उसको भी इसके साथ लाइए, बाकी वैसे का वैसा रखिए। और यहां अभी अभी हमने नियम में पढ़ा कि लघु ई और दीर्घ ई भी क्या बना जाते हैं? दीर्घ ई बना जाते हैं। ये क्या बनाएंगे? दीर्घ ई बनाएंगे। दीर्घ ई बन रहा है, दीर्घ ई बन रहा है। तो अभी मैंने क्या कहा कि अगर स्वर रहित व्यंजन के ठीक बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो वो स्वर उस स्वर रहित व्यंजन को अपना स्वर दे जाता है। शर्त यह भी है कि अगर उस स्वर की अपनी मात्रा है तो उस स्वर रहित व्यंजन को, उस मात्रा को अपने में धारण करना होगा। तो ठीक है, दीर्घ ई की मात्रा क्या रहती है? ये रहेगी, अर्थात स्वर तो देगा ही देगा लेकिन मात्रा के रूप में ये आएगा। तो हमारे जो शब्द बना वो बना कपीश। ठीक, अभी मैंने पहचान नहीं बताई है, अभी मैं विग्रह आपको नहीं बताया है कि कैसे होता है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, उससे पहले आखिरी जो इसका रहा, और ऐसे ही इनके भी अलग अलग उदाहरण आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं दिक्कत रहेगी तो हम अगली क्लास में उसे पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे। एक एक उदाहरण मैं ले रहा हूं उठा करके, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। तो इसी कड़ी में है, अगर कहीं पर लघु उ दोनों आ जाए तो वो मिल करके दीर्घ रूप ले लेंगे। दीर्घ रूप लेने की वजह से ही स्वर संधि को वो दीर्घ स्वर संधि कहा गया है। तो ठीक है, तो अपने ही सजातीय रूप में ले लिया इसने, दीर्घ रूप ले लिया। अगर यहां पर ये बन जाए, ये भी हमारे पास दीर्घ ऊ हो जाएगा। अब तो आप प्रो हो चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसका भी क्या बनेगा, क्या बनेगा? ठीक है, कुछ ने तो लिख भी दिया होगा। और कोशिश करना, क्योंकि ये सीरीज पूरी चलेगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने नोट्स बना दिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आपने नियमों को ठीक से पढ़ लिया, कोई भी शब्द दे दें, अगर आपको उसकी संधि करनी है या फिर विग्रह करना है, आप आसानी के साथ उसको कर सकते हैं। तो कृपया करके मेरी आपसे विनती है कि आप नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, संधि देखने में आसान लगती है लेकिन कई बार ये डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि हम खुद इसे डिफिकल्ट बना देते हैं, डिफिकल्टी का रूप दे देते हैं। कारण ये होता है कि हम सिर्फ इसे पढ़ लेते हैं, नोट्स के रूप में नहीं देखते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लॉकडाउन चला हुआ है, बाहर तो आप ऐसे भी नहीं निकल सकते हैं। तो ठीक है, बना दीजिएगा, क्या जाता है। ठीक, और यहां पर आपके पास आएगा ये भी ऊ का स्वर देगा। इसका उदाहरण मैं अगर कहूं, इसका उदाहरण ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास, कोई पद दिया हुआ है, ऐसे कोई दो पद दिए हुए हैं और कहा है कि इन दो का योग करिए। तो योग कैसे होगा? वही बात है, वही घिसी पिटी बात बार बार से आ रही है कि पहले पद, संधि में कुछ नहीं करना होता है यार। पहले पद का आखिरी वर्ण पहचान लो और आखिरी पद का प्रथम वर्ण, उन दो के बीच में मेल करा दो। मेल करा दे रब्बा, बिछड़े मिला दे रब्बा, और जो हो जाएगा वही संधि हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, इसकी बात कर रहा हूं तो शब्द बन रहा है। अगर मैं यहां कहूं तो ऊ का स्वर लगा हुआ है, स्वर रहित कर रहा हूं। यहां पर यह मत पूछना कि भाई कि मैंने लघु ऊ ही क्यों लिखा। लघु ऊ लिखने का कारण क्या है भाई साहब? लघु ऊ लिखने का कारण यह है कि यहां पर मात्रा के रूप में लघु ऊ की मात्रा आई है। अगर यहां पर बड़े ऊ की मात्रा मतलब दीर्घ ऊ की मात्रा होती तो यहां पर दीर्घ ऊ आता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये व्यंजन स्वर रहित हो गया है और ये हमारे पास वर्ण ऊ के रूप में आया है, लघु ऊ के रूप में।
तो लघु में देखे जाए, लघु पद की बात कर रहा हूं मैं, आखिरी वर्ण क्या है? आखिरी वर्ण आपके पास स्वर है, और स्वर भी कौन सा है? लघु है। ठीक है, इसको साइड कर दो, लिख दो यहां पर। हमें तो यही करना है। ये बाहर आया। आखिरी पद का प्रथम वर्ण क्या है? ये रहेगा। बाकी जो बचता है उसको साइड कर दो, फिलहाल के लिए काम नहीं है। अब उ योग उ क्या बनाता है? ये जब भी आपस में मिलते हैं दीर्घ स्वर के रूप ले लेते हैं, दीर्घ स्वर का रूप धारण कर लेते हैं, वो भी सजातीय जो स्वर रहेगा तो इसका क्या रहेगा? उ। दीर्घ स्वर की मात्रा क्या रहती है? ये रहती है। ठीक है, ये स्वर रहित व्यंजन, यहां पर स्वर साथ में सटा हुआ है, तो ये कहता है कि ठीक है मैं तुझे स्वर दे देता हूं, तू मेरी मात्रा रख ले। बस वही हो जाता है। स्वर दे दिया, मात्रा तो पहचान तो मेरी भी रखनी पड़ेगी, बन गया लघु उत्तर। और याद रहे, वर्तनी के आधार पर कभी आपको शुद्धिकरण के लिए आए तो आपने इसे टिक मारना है। अमूमन में अगर कहूं तो हम क्या कर देते हैं, प्रवेश परीक्षा की बात करूं या कोई भी परीक्षा की बात करूं, दिया होता शुद्ध वर्तनी छांटने के लिए आया होता है, हम इसे चयन करके आते हैं और कॉलर खड़ा कर जाते हैं कि वाह हमने तो ठीक कर दिया है। बाद में पता चलता है कि वो तो गलत है। तो इस शब्द की उत्पत्ति दीर्घ स्वर संधि से हुई है, इसका रूप ये रहेगा। ये हमने एक एक इसके उदाहरण पढ़े, सिर्फ उदाहरण के रूप में हमने पढ़ा है। आप इसके कोई भी उदाहरण जैसे कर सकते हैं, कोई से भी उदाहरण आप लीजिएगा, उनको करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो बात मुझे बतानी है, बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं, एक ठीक है उदाहरण शश, तो सर अब करके बताओ। ठीक है, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, पहले तो वैसे के वैसे चलने दो चाल। क्या हो रहा है? प्रथम पद का आखिरी वर्ण पहचाना है, श के साथ अ की ध्वनि आ रही है, इसको स्वर रहित करेंगे तो मैं ठीक ऐसे लिख सकता हूं इसे। और बाहर क्या आ रहा है? अस्वर आ रहा है, वर्ण के रूप में वो भी आ रहा है। यहां देखिए क्या है? अनुस्वार है, ऊपर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह ध्वनि है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जो अनुस्वार हैं ये इनका प्रयोग सिर्फ स्वरों के साथ होता है, लेकिन स्वर के बाद ये उच्चारित किए जाते हैं। अर्थात इसका काम, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई की अंग की बिंदी ऊपर है तो ये पहले नहीं, अनुस्वार स्वर के साथ लगते हैं लेकिन स्वर के बाद लगते हैं। ठीक है, उच्चारण की बात कर रहा हूं मैं, तो उच्चारण इनका बाद में होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर अवर्ण है, बिंदी को 2 मिनट के लिए साइड रखो, ऐसे ही याद रखो उसको कि भाई की बिंदी इसके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि वो स्वर के साथ ही लगती है। ठीक, यहां पर अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि बिंदी आपने साइड में रखी, ये अवर्ण ही है, बिंदी को साइड में रखिए आप। ठीक है, और क को साइड रखिए। अब देखिए अ और आ और अ आपस में क्या बनाते हैं? अ और आ आपस में बनाएंगे आ। अब जब ये स्वर बन चुका है ना, अब जब ये स्वर बन चुका है, अब याद कीजिए कि स्वर के साथ ही क्या लगता है? अनुस्वार लगता है। यहां पर अनुस्वार था, अयोगवाह ध्वनि की बात कर रहे हैं, क्या था? बिंदी थी, अब यहां पर लगा दीजिए। ठीक, अब यहां पर ये स्वर है, स्वर रहित व्यंजन है, ये आपस में मिल जाएंगे, स्वर रहित व्यंजन और ये आपस में मिला करके क्या बना जाएंगे? इसकी मात्रा क्या रहेगी? ये मात्रा रहेगी, पर साथ में इस मात्रा के ऊपर अनुस्वार है वो भी लग जाएगा, उसको लगा दो, ये बनेगा आपके पास शशा, और ऊपर बिंदी लगेगी, और ये क शशांक। शश खरगोश होता है, शश का मतलब खरगोश होता है, और ये आपके पास क्या बन गया? शशांक बन गया। तो मेरा कहने का मतलब, ये उदाहरण मैंने सिर्फ इसीलिए लिया कि कहीं पर आपके पास अनुस्वार आ जाए तो अनुस्वार को देख करके घबराना नहीं है। वो प्रथम पद का आखिरी वर्ण, आखिरी पद का प्रथम वर्ण नहीं होता है, वहां पर जो स्वर लगा होता है उसके साथ वो लगा होता है, लेकिन उसके बाद लगा होता है, स्वर पहले आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ तोड़ जो करना है वो स्वर के साथ करना है। जो भी स्वर आएगा विकार के बाद, उस विकार के ऊपर हमने उस अनुस्वार का प्रयोग करना है। ठीक, आज हमने दीर्घ स्वर संधि के एक पार्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया है। कल मैं इसकी पहचान बताऊंगा कि कैसे, अब अभी तो जोड़ना सिखा दिया,
तो तोड़ना भी तो बताना पड़ेगा, और तोड़ना कैसे है, कहाँ से तोड़ना है। और ज्यादातर कोशिश, सीधी सी बात है, संधि सार्थक और सहज शब्दों के बीच में होती है, ठीक। और जो कि मैंने पहले पिछले कल के तथ्य में आपको बताया है, तो जब हम तोड़ेंगे तो हमारी पहली कोशिश यही रहेगी, सहज रूप में तोड़ें, सार्थक तोड़ें। और उनको तोड़ने के लिए हमारे पास पहचान क्या रहेगी, वो संपूर्ण पहचान कल हम अगली वीडियो में देखेंगे। और दीर्घ स्वर संधि को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, अन्य विषयों को भी पढ़ते रहिए, संधि को भी पढ़ते रहिए। किसी ने अगर पीछे वाली इसकी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया जाएगा, वहां पर जाकर के उस वीडियो को देखें और उसके बाद इसे देखें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि भाई कि संधि क्या किस तरह से रहती है और संधि क्यों रहती है, संधि की जरूरत क्यों पड़ी। सीधी सी बात है यार, शब्द संरचना के लिए ही हिंदी में, शब्दों के निर्माण के लिए हिंदी में संधि की जरूरत पड़ी है। ऐसे इसको नहीं पढ़ रहे हैं हम कि भाई कि ऐसे ही शौक आ गया कि हम संधि को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने वापिस, जिसने जो नया आया है, पहली बार आया है यहाँ पर, तो पहले वीडियो को से देखिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। और सोशल मीडिया के जितने भी लिंक हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं एचपी स्टडी हब के साथ, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और साथ में टेलीग्राम पर भी, वहां पर पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मुझे भी अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।